मैं डॉक्टर पूर्णिमा लकड़ा, राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय, राजनीति विज्ञान विभाग। आज मैं सेमेस्टर 2 के कोर पेपर 4 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के फर्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, भारतीय संविधान, संरचना, प्रस्तावना एवं प्रमुख विशेषताएं पर चर्चा करूंगी। राजनीति विज्ञान में हम समाज की बात करते हैं और समाज राज्य के बिना नहीं रह सकता, और उसके साथ यह भी है कि राज्य अपने संविधान के बिना नहीं हो सकता। यद्यपि संविधान शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, परंतु हमारा संबंध केवल राजनीतिक अर्थ में इसके प्रयोग से है, जो राज्य के संविधान का सूचक है। ऐसे अर्थ में प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होता है और इसीलिए शाब्दिक अर्थ में उसे संवैधानिक राज्य कहा जाता है। हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय सिद्धांतवादिता के स्थान पर व्यवहारिकता पर बल दिया। उनका उद्देश्य एक मौलिक संविधान बनाना न होकर एक ऐसा संविधान बनाना था जो भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में ठीक से कार्य कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने विश्व के अनेक संविधानों का गहन अध्ययन कर उनसे भारत के लिए उपयोगी तत्वों को बिना हिचक अपना लिया, और यही कारण है कि हमारे संविधान पर कई देशों के संविधानों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा द्वारा करीब 3 वर्षों में निर्मित भारत का संविधान 20वीं सदी की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। महान संस्थापकों ने ना जाने कितने राजनीतिक अवरोधों को पार कर इस कार्य का शुभारंभ 9 दिसंबर 1946 को किया। हम भारत की जनता द्वारा निर्मित इस महान अनुष्ठान की 2 विशेषताएं उल्लेखनीय हैं। पहला, यह अनेकता में एकता का प्रतीक है। यद्यपि हमारा देश अनेक जातियों, प्रजातियों, भाषाओं, धर्म और संस्कृतियों का संग्रहालय रहा है, इस ऐतिहासिक तथ्य के बावजूद इसमें विभिन्नता में एकता रही है, या यहाँ राजनीतिक विभेदों के होते हुए भी ऐसे राजनीतिक विभेदों ने एकता को कभी क्षति नहीं पहुंचाई। दूसरा, हमारी संविधान सभा एकमात्र मूल यंत्र थी जो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार व भारतीय जनता दोनों को मान्य थी। यह इस सिद्धांत पर आधारित था कि संविधान भारतीय विचारधारा के अनुकूल भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा बनना चाहिए। भारत की संविधान सभा, जिसने गठित होने के बाद एक सर्वोच्च संस्था का स्वरूप ग्रहण कर लिया, मुख्यतः एक कांग्रेसी सभा थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के प्रमुख योगदान के संदर्भ में यह स्वाभाविक था कि जनप्रतिनिधियों के चयन में इस दल की निर्णायक भूमिका रहे। भारतीय जनता ही देश के राजनीतिक भाग्य की विधाता हो। सन 1922 में महात्मा गांधी ने इस मांग का समर्थन किया और कहा, स्वराज्य ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। यह सच है कि यह संसद के कानून द्वारा ही अभिव्यक्त होगा, किंतु यह भारत की जनता की घोषित इच्छाओं की औपचारिक पुष्टि मात्र होगा। जैसा कि दक्षिणी अफ्रीका के संघ के मामले में हुआ,
साइमन आयोग तथा गोलमेज सम्मेलनों की असफलता के बाद संविधान सभा की स्थापना की मांग ने एक निश्चित रूप धारण कर लिया। इसके बाद संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान की मांग कांग्रेस दल की अधिकृत नीति का एक अनिवार्य अंग बन गई। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के सुझावों द्वारा संविधान सभा के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया, जिसके अनुसार प्रत्येक प्रांत तथा प्रत्येक भारतीय रियासत या रियासतों के समूह के अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थान होंगे, अर्थात 10 लाख पर एक, अर्थात प्रांतों के 292 तथा रियासतों के 93 स्थान होंगे। दूसरा, प्रत्येक प्रांत में स्थानों का वितरण मुस्लिम, सिख व सामान्य संप्रदायों में से उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। तीसरा, प्रांतीय विधान सभाओं में प्रत्येक संप्रदाय के सदस्य अपने प्रतिनिधियों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनेंगे। भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति आपसी सहमति से निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार संविधान सभा, जिसने अपने उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार अपनी सारी सत्ता जनता से प्राप्त की, इसका गठन भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान को बनाने के लिए किया गया। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि यह संविधान हमने स्वयं निर्मित तथा लिपिबद्ध किया है और यह हमारी परिस्थितियों व आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त भी है। जुलाई 1946 में प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के माध्यम से संविधान सभा का निर्वाचन संपन्न हुआ। प्रांतीय विधान सभाओं के कुल 292 स्थानों में से कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए निर्धारित संख्या से 7 कम स्थान पाए। से 16 स्थानों का विभाजन इस प्रकार था: सिख 3, यूनियनिस्ट दल 3, साम्यवादी दल 1, अनुसूचित जाति संघ 1 और निर्दलीय 8। इसके अलावा देश के विभाजन के कारण मुस्लिम लीग के सदस्यों के चले जाने पर संविधान सभा में कांग्रेस दल का 82% बहुमत हो गया। सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 93 थी, जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। प्रजातांत्रिक ढंग से गठित संविधान सभा में केवल यही विसंगति थी। विभाजन के बाद मुस्लिम लीग अलग हो गई तथा पंजाब, बंगाल व असम में नई जनगणना के अनुसार अन्य जातियों के प्रतिनिधित्व में कुछ मामूली सा परिवर्तन हो गया। संविधान निर्माताओं के सामने सबसे जटिल समस्या यह थी कि इतनी विकट परिस्थितियों में काम को कैसे पूरा किया जाए। अतः अनेक कमेटियां बनाई गई। इन समितियों में प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे और इसके साथ कुछ अन्य सदस्य भी थे, जैसे N. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तर, D.P. खैतान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने महान कार्य किया और यह भी महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा व प्रारूप समिति कार्य के केवल औपचारिक केंद्र थे। वास्तविक कार्य क्षेत्र तो वहां था जहां कांग्रेस के प्रमुख नेतागण जुड़ते और महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति हमारे संविधान की वास्तविक शिल्पी बन गई। लगभग 3 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद यह संविधान तैयार हो गया। यदि कुछ रह गया तो वह भारतीयों को इस आशा व दृढ़ संकल्प के साथ सौंप दिया गया कि वे संविधान की संरचना के भीतर
कार्य करके उसे पूरा कर लेंगे। अतः यदि सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र का सपना अपूर्ण रह गया तो यह संविधान जनकों की नहीं, हमारी गलती होगी, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने अपने समय की विषम परिस्थितियों के बीच रहकर हमारी उत्कृष्ट सेवाएं की है। संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के तीसरे वाचन के अवसर पर कहा कि संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनमें इधर उधर से कुछ कमियां दृष्टिगोचर हो सकती है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि उपयुक्त कमियां देश की परिस्थितियां व जनसाधारण में निहित है। ये था भारतीय संविधान की संरचना कि किन विकट परिस्थितियों में भारतीय संविधान की संरचना की गई थी। अब हम आगे देखेंगे प्रस्तावना। संविधान का प्रारंभ प्रायः प्रस्तावना से होता है। प्रस्तावना के द्वारा संविधान के आदर्शों, मूल्यों और आकांक्षाओं को स्पष्ट किया जाता है। अन्य देश के संविधान की तरह हमारे भारतीय संविधान की भी एक प्रस्तावना है। देश का संविधान कुछ निश्चित बिंदुओं पर आधारित होता है। अतः नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया और इसमें कहा गया, पहला, भारत को स्वतंत्र, प्रभुसत्ता संपन्न गणतंत्र घोषित किया जाएगा, जिसके लिए यह संविधान सभा संविधान बनाएगी। दूसरा, भारत संघ में वे सभी प्रदेश शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत या देशी रियासतों में हैं या जो बाद में अपनी सहमति से संघ में शामिल हो। तीसरा, जो प्रदेश भारत संघ में शामिल होंगे उन्हें स्वायत्त शासी इकाइयां माना जाएगा। उन्हें अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त होगी जिनका वे प्रयोग करेंगे। चौथा, प्रभुता संपन्न स्वतंत्र भारत तथा उसके सभी घटकों की सरकारें जनता से शक्ति प्राप्त करेंगी। पांचवा, भारत के सभी लोगों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता के वरदान सुनिश्चित किए जाएंगे। छठा, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा दलितों को पर्याप्त सुरक्षा उपायों की प्रत्याभूति की जाएगी। सातवां, भारतीय गणतंत्र की प्रादेशिक अखंडता तथा गणतंत्र के थल, जल व वायु पर सार्वभौम अधिकारों को न्याय तथा सभ्य राष्ट्रों के कानूनों के अनुसार बरकरार रखा जाएगा। आठवां, ताकि यह प्राचीन देश दुनिया में अपना वैध व सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त कर सके तथा विश्व शांति व मानव जाति के कल्याण में अपना स्वैच्छिक योगदान कर सके। इन्हीं महान मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में समाहित किया गया। जो कार्य 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ वह 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया, हम भारत के लोग भारत को प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने का संकल्प लेकर तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था व उपासना की स्वतंत्रता, पदवी व अवसर की समानता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को सुरक्षित करने हेतु आज 26 नवंबर 1949 को अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकार, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। 1976 में 42वां संशोधन हुआ, जिसने इस पाठ में 4 अन्य शब्दों को जोड़ा, जो शब्द थे प्रभुसत्ता के बाद समाजवादी व पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता के बाद और अखंडता शब्दों को स्थान दिया गया।
प्रस्तावना के महत्वपूर्ण बिंदु। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण बिंदु। हम भारत के लोग। यह संविधान ब्रिटिश संसद या किसी विदेशी सत्ता से नहीं बल्कि भारतीय लोगों के प्रतिनिधियों से बनाया है। प्रभुता संपन्न। दूसरा है प्रभुता संपन्न। भारत स्वतंत्र देश है, उस पर किसी अन्य शक्ति का नियंत्रण नहीं है। तीसरा समाजवादी। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप को मान्यता दी गई है। चौथा पंथ निरपेक्ष। भारत में सर्वधर्म समभाव का सूत्र लागू है। राज्य में सभी धर्म समान है। पांचवा लोकतांत्रिक। भारत की शक्ति जनता में वास करती है, जिसका प्रयोग उसके निर्वाचित व उसके प्रति उत्तरदायी प्रतिनिधियों को दिया गया है। छठा गणतंत्र। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है जो 5 वर्षों को चुना जाता है। 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। उसका पद पैतृक नहीं है। सातवां न्याय। संविधान ने सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की प्रत्याभूति की है। आठवां है स्वतंत्रता। लोगों को चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था व उपासना के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। नौवां है समानता। सभी लोगों को अवसर की समानता सुनिश्चित की गई है। 10वां है बंधुता। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता के सुनिश्चित करने हेतु बंधुता का लक्ष्य निश्चित किया गया है। इस प्रस्तावना के अनुसार भारत को प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया है तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के वरदान सुनिश्चित किए गए हैं। अब प्रस्तावना के जो शब्दावली है वो बहुत ही सारगर्भित है। संविधान की प्रस्तावना के महत्व को उजागर करते हुए हम निम्न बिंदुओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला, यह भारत के राष्ट्र निर्माताओं की देन है। इससे पूर्व के सभी संवैधानिक दस्तावेज ब्रिटिश संसद की देन थे, लेकिन यह भारत के महान नेताओं, विशेषकर विधिविदों की रचना है। दूसरा, हमारा संविधान किसी विशेष आर्थिक या सामाजिक विचारधारा के प्रति आबद्ध नहीं है। यद्यपि इसमें समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ समाजवाद के किसी कठोर नमूने से नहीं है। यह लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसे सकारात्मक उदारवाद भी कहा जा सकता है। तीसरा है, यह एक पावन प्रपत्र है। शासन व नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इसके आदर्शों को अंगीकार करें। इसने राज्य को प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतंत्र बनाया है। सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के वरदान सुनिश्चित किए गए हैं। यह संविधान का ढांचा नहीं है, बल्कि इसकी छाया मात्र है। उसका संक्षिप्त रूप है, जिसे देखकर कोई विद्वान इसके स्वरूप को समझ सकता है। पांचवा है, इसमें देश की सर्वोच्च विधि का उच्च आदर्श व भाव रखा हुआ है तथा न्यायपालिका से यह अपेक्षित है कि वह न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते समय इन आदर्शों को अपने ध्यान में रखे। संक्षेप में, जैसा डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है, यह प्रस्तावना निरंकुशवाद के हर लक्षण तथा निर्मूल परंपरा के हर अंश का निराकरण करती है।